आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और सारे लेक्चर जो हैं वो पूरी तरह सुन रहे होंगे और काम भी कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम आइडिया जनरेट करेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मीन क्या है, और फिर उसके बाद उसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू रोटेशनल मोशन इज़ कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से ये देख रख सकते हैं हम कि किस तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास होगी। उसके लिए हमने एक रिजिड बॉडी कंसिडर की है। वो रिजिड बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट करती है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उस रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल, एक छोटा पीस जो है वो हमने कंसिडर किया, जिसका मैस हमने mi रख लिया, और उसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ri रख लिया। अब जैसे ये बॉडी रोटेट करेगी तो इसका हर पार्टिकल इस तरीके से एक सर्कल में रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। तो इस हवाला से अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। कंसिडर अ बॉडी स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमने सपोज कर लिया कि एक बॉडी है जो अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है वो स्पिन कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स। जो हर पार्टिकल का पाथ है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, एंड दस हैज काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उस हर पार्टिकल के पास। काइनेटिक एनर्जी का आइडिया जो है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझा दूँ। देखिए, हम ये कहते हैं कि जब कोई सर्कुलर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा होता है तो उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हमें पता है कि जब किसी पार्टिकल के पास v वेलोसिटी हो तो mv² हाफ mv² उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब इस आइडिया को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, ठीक है ना। ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड दिस हैज काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। Suppose that the body is composed of pieces of masses m1, m2 and m3. Let a piece of mass mi, यानी ith piece उसमें से कंसिडर कर लिया at a distance ri from the axis of rotation. Then its speed is, तो उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, vi is equal to ri ओमेगा। ओमेगा आई इसलिए नहीं लिखा चूंकि ये रिजिड बॉडी है, और जो एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी की होगी वही उसके हर एक पार्टिकल की होगी। तो इसलिए फिर यहाँ पर हमने उसको कंसिडर कर लिया कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हर पार्टिकल की एक जैसी है। तो फिर उस पीस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी आई स्क्वेयर। जब वी आई स्क्वेयर की वैल्यू लगाई तो वी आई की वैल्यू है आर आई ओमेगा, तो ये हो गया एम आई आर आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1/2। ये फार्मूला बन गया ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब अगर हम पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पीसेस ऑफ द बॉडी एंड इज गिवन एज। और जाहिर है वो समेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ ये पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की पीस की काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरे पीस की, एंड सो ऑन, सारे पीसेस के ऊपर सम करना है। फिर इसी तरीके से काइनेटिक रोटेशनल को यहाँ से ओमेगा स्क्वायर सबका कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया, और उसके बाद बाकी हमारे पास ये समेशन बच गई। अब हम गौर करें ज़रा इस समेशन के ऊपर, एम आई आर वन स्क्वेयर प्लस m2r2 स्क्वेयर, जितने भी पार्टिकल सब के ऊपर, तो हम ये पहले देख चुके हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी होता है, यानी इस फार्मूले से I इज इक्वल टू सम ओवर आई एम आई आर आई स्क्वेयर, बारहा हम देख चुके हैं। अब पार्टिकल के जितने भी आपने उसके किए हुए हैं पार्टिकल्स बॉडी के, तो उन सब के ऊपर ये सम हो जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर
इस फैक्टर की जगह, जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ इतने फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो फिर फार्मूला काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का बन गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। ठीक है जी। तो दो बातें हमारे पास अब क्लियर हो गई कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है या कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो चूंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी रोटेशन की वजह से है, इसलिए उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा। तो ये रिजिड बॉडी के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। दिस शोज दैट इफ बॉडी इज रोलिंग और स्पिनिंग। अब इससे पता चल गया कि अगर कोई बॉडी रोल करती है या स्पिन करती है, किसी भी सिस्टम में मौजूद है, तो उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी लाजमी तौर पे शामिल करना होगा। ये याद रखना है अब आपने। अब जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ करने हैं, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क, पहले हमने इन जनरल इसको कैलकुलेट किया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को। अब हम इस रोटेशनल एनर्जी के फार्मूले को किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्क के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क के बारे में आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से कोई भी बॉडी जो है वो ये सिलेंडर है, और इसका जो हाफ पार्ट अगर मैं कर दूँ, यानी एक बारीक पार्ट, छोटा पार्ट ले लूँ, तो वो डिस्क के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, ये कहाँ से बात स्टार्ट करनी है, हमने किसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, डिस्क का। तो सबसे पहले हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। मैंने आपको वो जो फार्मूले दिए थे याद करने के लिए, वो आपको यकीनन याद होंगे। उसमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। और इसमें फिर हमने वो पुट कर देना है, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 ये आ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह ये आ गया 1/2 आर एम आर स्क्वायर, ये वाला। तो ओमेगा स्क्वायर अलहदा हो गया, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम इसको वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना चाहेंगे, लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में, तो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसका मतलब है जहाँ पर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर। तो ये गौर करें जरा, यहाँ पर v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो डिस्क की क्या हो गई, 1/4 एम वी स्क्वायर। जबकि काइनेटिक एनर्जी वैसे जो लीनियर वेलोसिटी v से अगर ये डिस्क मूव कर रही होती तो वो होनी थी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी लीनियर, ये याद रख लेना है फार्मूला। ठीक है ना। यानी ये रोटेशनल के लिए फार्मूले में क्या चेंजिंग आई है, 1/2 की जगह 1/4 आ गया है। ठीक है, ये याद रखना। अब हम इसी तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की मालूम करते हैं। वही प्रोसीजर है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसी बॉडी की किस तरीके से दी जा सकती है, फिर हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू लगानी है। तो हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। और ये कहते हैं पुटिंग इन 1 में जब पुट किया तो 1/2 वैसे आ गया, आई की जगह एम आर स्क्वायर आ गया, और ओमेगा स्क्वायर पहले से मौजूद है। तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हो गई। अगेन v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो उसकी वैल्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर पुट कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ हूप इज 1/2 एम आर स्क्वायर। अब हूप क्या होता है, हूप जैसे रिंग होता है ना, अंदर से खाली, डिस्क को अंदर से खाली कर दिया जाए तो हूप बन जाती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल रिंग है। ठीक है जी। विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप। अच्छा अब हम ये करते हैं
कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की मदद से हमने मालूम करना है वेलोसिटी को, हूप की वेलोसिटी को, डिस्क की वेलोसिटी को एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन होगा, उसके बॉटम के ऊपर जब ये पहुंचेंगे तो वहां पर उनकी क्या वेलोसिटी होगी, हूप की और डिस्क की। इनका फार्मूला क्या होगा, इसको डेवलप करना है हमने। ये देखें, ये इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे ये डिस्क है और ये हूप है। डिस्क और हूप दोनों को हमने एट द सेम टाइम रोल डाउन किया है नीचे, तो बॉटम पर पहुंचने पर जो डिस्क है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और जो हूप है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये अब हमने मालूम करना है फार्मूले। इस फार्मूले में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो मालूम करेंगे, यानी अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक होगी बात। तो इसको देखने के लिए हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। Consider a hoop and a disc starting their motion from the top of an inclined plane of height h. Their motion contain both translational and rotational motion. देखें, वो जैसे नीचे आ रहे हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको हमें पता है वो रोटेट भी कर रहे होंगे, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। इफ़ नो एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शन, हमने सपोज कर लिया कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो उस सूरत में जो टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, हूप की भी और डिस्क की भी और हूप की भी अलग अलग, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में जब ये बॉटम के ऊपर पहुंचेंगे। जब ये बॉटम के ऊपर पहुंचेंगे तो उस वक्त इनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एट बॉटम इफ ऑफ इंक्लाइन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन। तो ये लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का सम बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। सबसे पहले हम स्पीड ऑफ डिस्क का फार्मूला जो है उसको मालूम करने के लिए डिस्क के लिए कंसिडर करते हैं यही इक्वेशन। ठीक है जी। इन केस ऑफ डिस्क काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमें पता ये है, तो इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 4 में। mgh इज इक्वल टू 1/2 mv², ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, और ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की 1/4 mv², ये हम पहले मालूम कर चुके। यहाँ से mgh इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 mv², mv² को कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम लिया 1/2 प्लस 1/4, और इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। तो ये देखें 3/4 लिखा है। mv², ये m से कैंसिल आउट हो गया, gh इज इक्वल टू 3/4 v² को साइड पे रखा, तो ये हो गया आपके पास v² इज इक्वल टू 4/3 gh, और v मालूम करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर खत्म होके v आ गया, और ये आ गया 4/3 gh। तो ये फार्मूला बन गया किसका, डिस्क का। तो इस तरह बाज़ दफ़ा इसको ऐसे लिखना होगा, आपने आप खुद लिख लें, v डिस्क इज इक्वल टू 4/3 gh। अब हूप की बारी आती है। हूप के लिए हमें पता है कि हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, सो इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। अच्छा, इस तरह करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, बस इसको छोड़ देते हैं, इसको भी इक्वेशन 1 कह लेते हैं ताकि इक्वेशन के चक्कर में न पड़े रहें, और इसको भी इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ठीक है। mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ mv², आधा और आधा एक हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू mv²। ठीक है जी। mv² 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा ना, तो mgh इज इक्वल टू 1 1
एम से कैंसिल आउट किया, जी एच इज इक्वल टू वी स्क्र, तो जी इज इक्वल टू वी स्क्र, यहाँ से वी इज इक्वल टू जी एच, और इसको आप ऐसे लिख लें, वी हुप इज इक्वल टू जी एच। अब अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा यानी डिस्क बॉटम पर पहुंचने पर या हुप बॉटम पर पहुंचने पर जो है वो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये देखें इसमें 1 GH है और इसमें 4/3 GH है, तो ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब है डिस्क की वेलोसिटी बड़ी होगी अगर हमने एक ही टाइम में दोनों को वहाँ से छोड़ा तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम इसको समराइज कर लूँ मैं जल्दी से। इसमें सबसे पहले हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा, उसमें बताया कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी की वजह से हम कहते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब चूंकि ये अब रोटेट कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है तो इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी को हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा। उसका फार्मूला बनाने के लिए हमने एक रिजिड बॉडी कंसिडर की है, उसके पार्टिकल कंसिडर की है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी, फिर टोटल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए सब काइनेटिक एनर्जीज जो हर पार्टिकल थी उसको जमा कर दिया, तो हमारे पास एक पेरेंथेसिस में जो चीज़ है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी होगा, तो ये फाइनल फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए भी मालूम की और फिर हुप के लिए मालूम की, फिर उसके बाद जो है वो एक एक्सप्रेशन फॉल मालूम किया हुप और डिस्क की वेलोसिटी के लिए, जबकि हम उसको किसी एक इंक्लाइंड प्लेन से इस तरीके से नीचे की तरफ गिराएंगे। तो यहाँ से आपने गौर किया कि अगर सेम टाइम में हुप और डिस्क को छोड़ा जाए तो जब वो पहुँचेंगे बॉटम के ऊपर तो बॉटम के ऊपर हुप की वेलोसिटी कम होगी, डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर इस लेक्चर में कोई मसला हो तो आप लाजमी तौर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। ठीक है बच्चों जी, अल्लाह हाफिज़।